Friends, I am Ajay from Ajay Chemistry Classes YouTube channel and you are watching Ajay Chemistry and more for those students who are not able to afford coaching classes. आज हम केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम आते हैं रहेगा यूनिट्स ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन। ये जो है यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हम पढ़ेंगे आज। प्रतिक्रिया की दर की इकाइयाँ, ये जो है आपको पार्ट 1 वाला वीडियो में हम पढ़े थे कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया की दर क्या होता है, ऊपर में होता है मोलर सांद्रण और बटा में समय। ये ध्यान रखिए, मोलर सांद्रण यानी N/V और नीचे क्या है T, N मोल और ये लीटर, मोल बाई लीटर, और ये है आपका समय। क्यों? क्योंकि याद कीजिए कल हम रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़े थे प्रतिकारक के सांद्रण में कमी या प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि, यानी दोनों ही स्थिति में ऊपर में क्या आ रहा है, ऊपर में आ रहा है आपका मोलर सांद्रण और नीचे में समय। तो इसलिए हम यहाँ पर यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, प्रतिक्रिया की दर की इकाई मोलर सांद्रण, याद रखिएगा मोल लीटर इनवर्स, और ये है आपका समय यानी सेकंड। अब ये जो है आपका ये ऊपर जाएगा तो मोल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या अभी इसको ऐसे लिखिए मोल लीटर इनवर्स, और ये सेकंड इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये जो है आपका प्रतिक्रिया की दर की इकाई जो है, क्योंकि एक बार फिर से मोलर सांद्रण N क्या है मोल और V क्या है आयतन, N/V मोल बटा लीटर, मोल लीटर इनवर्स हो गया, और नीचे है समय तो ये हो गया सेकंड इनवर्स हो गया। अगर मिनट रहेगा तो आप कर सकते हो मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, अगर आवर रहेगा घंटा रहेगा तो मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स। तो ये रहा आपका यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये बिल्कुल सिंपल है। प्रतिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये जो है ये क्या है, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया की वेग है, प्रतिक्रिया की दर है, ये जो है आपका। और इसी दर मोलर सांद्रण बटा समय, मोलर सांद्रण को हम व्यक्त करते हैं मोल लीटर इनवर्स में, और नीचे समय यानी सेकंड या मिनट रखोगे मिनट, या घंटा रखोगे आवर, तो ये हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आपका क्या, यूनिट ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो अगर एक बात और यहाँ पर, अगर मान लीजिए अगर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ आर इन गैसियस फेज, तो हम क्या करेंगे, अगर गैसीय अवस्था में हो तब हम क्या करेंगे, गैसीय अवस्था के लिए हम क्या दर्शाते हैं, गैसीय अवस्था के लिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर दर्शाते हैं, जिसको हम शॉर्ट में ATM देते हैं। यहाँ पर फॉर गैसियस रिएक्शंस यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन प्रतिक्रिया की दर क्या होगा। तो ये देखो, अब ये मोल लीटर इनवर्स के जगह पर ये जो हमारा मोलर सांद्रण है, अब ये मोलर सांद्रण नहीं लिखेंगे बल्कि हम लिखेंगे ATM, और बटा में क्या लिखेंगे समय यानी दाब, और ये हो जाएगा समय। अगर सेकंड लेते हो तो ये हो जाएगा ATM सेकंड इनवर्स या ATM मिनट इनवर्स या ATM आवर इनवर्स। ये कब, ये जब गैसियस, अगर प्रतिक्रिया जो है गैसीय अवस्था में हो तो हम
रेट ऑफ रिएक्शन की इकाई एटीएम, दाब को एटीएम में व्यक्त करते हैं। क्यों दाब यहां पर आ गया? क्योंकि गैसीय अवस्था में हम प्रतिकारक या प्रतिफल के सांद्रण को एटीएम में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में व्यक्त करते हैं। अतः यहां पर ये हो जाएगा एटीएम और बटा में समय सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आप इसका टॉपिक है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी प्रतिक्रिया की औसत दर। औसत, एवरेज मीन्स औसत, और हम इसे सूचित करते हैं आर एवरेज से। आर मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन, और एवरेज ये जो ए भी जी है, एवरेज को शॉर्ट में हम आर एवरेज। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम पार्ट 1 केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 1 वीडियो में हमने कल आपको पढ़ाया था रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में ये होता क्या है, क्या बताए थे आपको? ये बताए थे आपको कि जैसे जैसे समय बीतते जाता है प्रतिकारक के सांद्रण में कमी आती है, जबकि प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि होती जाती है। जो कि आपको कल हम गेहूं और आटा के रूप में, आप जब गेहूं पिसवाने जाते हैं तो क्या होता है, गेहूं की मात्रा समय के साथ घटती जाती है और आटा की मात्रा समय के साथ बढ़ती जाती है। तो ये जो है, ये क्या है, गेहूं की मात्रा घटती जाती है और आटा की मात्रा बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या है कि समय के साथ प्रतिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन की दर को ही तो हम प्रतिक्रिया की दर या रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हम कल रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े थे, उसमें क्या था, प्रतिक्षण। प्रतिक्षण क्या रहा है, प्रतिक्षण प्रतिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में कमी हो रही है। अगर प्रतिफल की बात करें तो सांद्रण बढ़ रहा है, अगर प्रतिकारक की बात करें तो सांद्रण घट रहा है। तो यहाँ पर यह क्या आता है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, हम यहाँ पर आपको, जैसे आप लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यमान क्रिया के नियम के अनुसार यह क्या होता है, द्रव्यमान क्रिया के नियम के अनुसार होता क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार प्रतिक्रिया की दर डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार ध्यान देखिएगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार जो प्रतिक्रिया की दर है वो प्रतिकारक या प्रतिफल की सांद्रता पर निर्भर करती है। अगर हम प्रतिकारक के सेंस में बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है प्रतिकारक के सांद्रण में कमी। और अगर हम प्रतिफल के सांद्रण की बात करें रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, प्रतिफल की सांद्रता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो यहां से जो प्रतिफल की जो सांद्रता बढ़ती जाएगी, यानी हमारा ये जो है प्रतिफल की जो सांद्रता बढ़ती जाएगी, इसका मतलब क्या है कि प्रतिक्रिया के हर स्टेज में समय के प्रत्येक अंतराल पर न सिर्फ प्रतिकारक की मात्रा घट रही है बल्कि प्रतिफल की मात्रा भी बढ़ रही है। सो यू कैन से दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन के पूरे भाग में प्रतिक्रिया की जो दर है वो क्या है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब है कि जब कांस्टेंट नहीं है तो हम ये तब होगा क्या, मान लीजिए कभी प्रतिक्रिया की प्रतिकारक का सांद्रण अधिक है, कभी कम है, कभी और कम है, कभी और कम है, समय के साथ उसकी मात्रा क्या होती जा रही है, घट रही है, और प्रतिफल की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है। तब हम क्या निकाल देंगे, किसी भी क्षण के लिए जो है हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। टोटल प्रतिक्रिया के लिए समय के साथ साथ प्रतिकारक की सांद्रता घट रही है, प्रतिफल की सांद्रता बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि हम एवरेज रेट की बात करेंगे। और ये जो कल हम आपको पढ़ाए थे पार्ट 1 वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स के कि रेट ऑफ रिएक्शन ये एक्चुअली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उसमें हम एवरेज रेट की बात करेंगे, प्रतिक्रिया की औसत दर की बात करेंगे। एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिनोटेड बाय आर एवरेज। तो यहां पर आर एवरेज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, क्यों रेट ऑफ
रेट ऑफ रिएक्शन जो है वही है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर एक टर्म याद रखिएगा, एक बात जरूरी से याद रखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है हर प्रत्येक समय में प्रतिक्रिया की दर समान नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक समय में प्रतिकारक की दर घट रही है, मात्रा घट रही है और प्रतिफल की सांद्रता बढ़ रही है। तो हम यहाँ पर क्या निकाल देंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज का मतलब होता है औसत। तब यहाँ पर क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन में हम होगा वही होगा क्या, तो ये देखिए, अगर यहाँ पर मान लो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो आर एवरेज इक्वल टू P बटा में डेल्टा टी, और यदि हम प्रतिफल की बात, ये रिएक्टेंट के लिए निगेटिव और प्रतिफल के लिए प्लस डेल्टा P और बटा में डेल्टा टी, ध्यान देना है ये आर एवरेज है यहाँ पर। यानी हम इसको आर एवरेज, आर रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, आर एवरेज इक्वल टू सेम कल यही वाला रिएक्शन, यही रेट ऑफ रिएक्शन ROR जो पढ़ाए थे आपको यही था, बिल्कुल सेम है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन को यू कैन से दैट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर आते हैं, हम इसको जनरल रूप में क्या लिख सकते हैं, आर एवरेज बराबर डेल्टा x बटा में डेल्टा टी, और यहाँ पर आप प्लस माइनस लगा लीजिए। प्लस माइनस का मतलब प्लस कब होगा, जब प्रतिकारक रहेगा, और माइनस कब होगा, जब रिएक्टेंट होगा। यानी सेम आप यहाँ पर x के जगह आप क्या लिख सकते हो, r भी लिख सकते हो या p भी लिख सकते हो। देख लो, आर एवरेज इक्वल टू, अगर यहाँ पर अगर प्रोडक्ट लिखते हो तो प्लस होगा डेल्टा P बटा में डेल्टा T, और अगर रिएक्टेंट लिखते हो तो क्या होगा डेल्टा R डेल्टा T। यानी हम जनरल रूप में क्या लिखेंगे, आर एवरेज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x बाई डेल्टा टी। x क्या है, x है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। आप यहाँ पर x के जगह अगर रिएक्टेंट रखते हैं तो ये वाला होगा और माइनस साइन होगा, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद पासेज ऑफ टाइम, बट concentration of product increases with passage of time। so यहाँ पर क्या लगाया गया है, प्लस, और यहाँ पर लगाया गया है माइनस। तो ये रहा आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया की क्षणिक दर। ये जो है प्रतिक्रिया की क्षणिक दर, समय के अत्यंत छोटे अंतराल पर अगर हम प्रतिक्रिया की दर निकालते हैं, प्रतिक्रिया की स्पीड या प्रतिक्रिया का वेग निकालते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, क्षणिक प्रतिक्रिया की क्षणिक दर। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, या हम क्या उसको क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा, क्या पढ़ा, ये डेल्टा आर बटा में डेल्टा टी प्लस डेल्टा पी बटा में, ये देखिए ये जो है आपका, ये है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, क्षणिक समय के अत्यंत छोटे अंतराल की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, हम यहाँ जो ये डेल्टा है, हम डेल्टा को, ये जो डेल्टा है, डेल्टा को हम सूचित करेंगे डी से, ध्यान रखिएगा, डेल्टा को हम सूचित करेंगे डी से। जैसे अगर ये आपका मान लीजिए आर और पी को हम शॉर्ट में मान लेते हैं डी एक्स, और इस डेल्टा को मान लेते हैं डी और टी, डी टी। यानी हम डेल्टा के जगह पर किसका यूज करेंगे, डी का यूज करेंगे। डेल्टा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा अंतर नहीं है। ये जो डेल्टा है ये बड़े चेंज के लिए है, यानी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए डेल्टा का यूज करते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन के लिए डेल्टा का। लेकिन अगर जो है डिफरेंस यदि स्मॉल हो, वेरी स्मॉल हो, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यदि बहुत छोटा हो,
तो हमारा समय भी क्या होगा, डेल्टा टी ना हो करके क्या होगा, डी टी होगा। यहां पर क्या होगा, डी टी होगा। ये जो है ये हमारा क्या होगा, डेल्टा आर, और डेल्टा टी के बदले क्या हो जाएगा, डी एक्स। यहां देखिए आर इंस्टेंटेनियस, ये देखिए ये जो है आर इंस्टेंटेनियस, या इसको यहां पर ब्रैकेट हटा दो, आर इंस्टेंटेनियस रहने दो। ये क्या होगा, यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे, dx बाई डी टी, और यहां पर प्लस माइनस लगा देंगे। यहां पर प्लस माइनस का मतलब क्या है, अगर मान लो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या होगा, अगर हम आर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो क्या होगा, ये माइनस डी आर बटा में क्या होगा, डी टी, और प्रोडक्ट के प्लस डी पी बटा में डी टी। ये जो डेल्टा है ये लार्ज चेंज को, बड़े चेंज को सूचित करता है, और ये स्मॉल चेंज को यहाँ पर कंसंट्रेशन के साथ भी डेल्टा की जगह डी, और यहाँ समय के साथ डेल्टा की जगह डी टी। रिएक्टेंट के लिए यहाँ देखिए, रिएक्टेंट के लिए माइनस, प्रोडक्ट के लिए प्लस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये जो है आर इंस्टेंट का मतलब है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, आर का मतलब हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। कैसा रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस, क्षणिक, यानी प्रतिक्रिया की क्षणिक दर। तो ये है हमारा क्या, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो डेल्टा है, डेल्टा ये बड़े अंतर के लिए, बड़े चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को सूचित करता है, जबकि जो स्मॉल, ये जो डी है ये चेंज करता है स्मॉल, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्शन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंड स्मॉल चेंज इन टाइम। यहाँ पर समय के छोटे अंतराल पर अगर हम छोटे समय dt पर, समय के एक छोटी चेंज dt पर अगर हम किसी प्रतिक्रिया के रिएक्टेंट के लिए अगर हम R इंस्टेंटेनियस, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, तो माइनस डी आर बाई डी टी, और ये डी बी बाई डी टी। तो ये जो है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा ग्राफ के माध्यम से समझ लो। ये है आपका सांद्रण, कंसंट्रेशन, और ये है टाइम, ठीक है। अगर प्रतिक्रिया क्या है, अनुत्क्रमणीय है, इरिवर्जिबल है, इरिवर्जिबल रिएक्शंस के लिए क्या होगा, इरिवर्जिबल रिएक्शन यानी वैसी प्रतिक्रिया जो क्या रिएक्टेंट डायरेक्ट क्या प्रोडक्ट में बदल जाए, और फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में न बदले, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया। तो इसमें क्या होगा, ये देखिए इसमें होगा, ये क्या है, ये है आपका प्रतिकारक का सांद्रण। देखो ध्यान से, प्रतिकारक का सांद्रण क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, यानी प्रतिकारक का सांद्रण घट रहा है उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया में, और प्रतिफल का सांद्रण, और ये है आपका समय। ये देखिए प्रतिकारक का सांद्रण तो घटेगा, लेकिन प्रतिफल का सांद्रण क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिफल का सांद्रण क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए प्रतिकारक का सांद्रण, अगर मान लो प्रतिकारक को R मानते हो, तो R रेट ऑफ रिएक्शन या R एवरेज लिख सकते हो, क्या होता है, माइनस डी आर बाई क्या होता है, डी टी। लेकिन अगर प्रतिफल निकालते हो
और आर एवरेज निकालते हो या रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो या आर इंस्टेंटेनियस निकालते हो, तब क्या लगाते हो? प्लस dp/dt। क्यों? ये माइनस साइन बता रहा है प्रतिकारक के सांद्रण में कमी और ये प्लस साइन बता रहा है प्रतिफल। प्रतिफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। और ये है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का सांद्रण, तो रिएक्टेंट का सांद्रण घट रहा है और प्रोडक्ट का सांद्रण क्या हो रहा है? समय के साथ बढ़ रहा है, इसीलिए यहां प्लस। एक बात ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। ये मत समझना कि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। एक्चुअली में ये जो है ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि प्रतिकारक R की मात्रा में कमी हो रही है, तो यहां पर हमने क्या लगा दिया? माइनस। और जितनी मात्रा में कमी हुई वो माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। ये वास्तव में ये केवल सिंबॉलिक साइन है, जिसको कि हम कल भी बताए थे कि ये माइनस केवल सिंबॉलिक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन की जो क्वांटिटी होगी वो न सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दोनों के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस इसलिए दिखाते हैं कि समय के साथ, जैसे गेहूं है, समय के साथ मिल में डालते हैं गेहूं, तो समय के साथ गेहूं की मात्रा घटती है और फ्लावर आटा की मात्रा बढ़ती है। तो ये गेहूं के लिए माइनस और आटा के लिए प्लस। तो स्टूडेंट्स इसका तुम पहले जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए देख लो। रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए क्या होगा? ये है तुम्हारा टाइम और ये है कंसंट्रेशन, सांद्रण, कंसंट्रेशन। ये जो है कंसंट्रेशन क्या है? ये यानी कंसंट्रेशन, ध्यान रखना कि यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इधर समय बढ़ रहा है। अब देखो, अगर वैसी प्रतिक्रिया जैसे रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये कैसी प्रतिक्रिया है? उत्क्रमणीय। वैसी प्रतिक्रिया जो न सिर्फ अग्रिम दिशा में बल्कि विपरीत दिशा में भी क्या है? आती जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में ध्यान रखिएगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, यानी यहाँ पर ऐसी प्रतिक्रिया कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है। ऐसी प्रतिक्रिया कभी भी पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होती है। ये जो है ये हमेशा उत्क्रमणीय रूप में रहती हैं, यानी जैसे ही प्रतिकारक बनेगा वैसे ही प्रतिफल भी बन जाएगा और जैसे ही प्रतिफल बनेगा उसका कुछ भाग प्रतिकारक बनेगा। तो ऐसी प्रतिक्रिया जो है कभी भी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होती है। तो ऐसी प्रतिक्रिया में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो ऐसी प्रतिक्रिया में प्रतिकारक के सांद्रण में थोड़ी सी कमी होगी, जबकि प्रतिफल के सांद्रण में थोड़ी सी वृद्धि होगी। यहां पर ध्यान रखेंगे आप कि ये जो है आपका कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये जो है आपका टाइम है। समय के साथ रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय वैसी प्रतिक्रिया जो दोनों ओर से संपन्न होती हैं, क्या है ये जो है आपका, ये है उत्क्रमणीय रिवर्सिबल रिएक्शंस। और रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? प्रतिकारक के सांद्रण में थोड़ी सी कमी होगी और प्रतिफल के सांद्रण में थोड़ी सी वृद्धि होगी। तो यहां पर हम ग्राफ से समझते हैं। जैसे ये है आपका रिएक्टेंट, प्रतिकारक, और ये है आपका क्या? ये है प्रोडक्ट। देखिए ध्यान से, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट थोड़ी क्या हुई? सांद्रण में कमी हो गई और प्रोडक्ट के सांद्रण में थोड़ी वृद्धि हो गई। तो ये ग्राफ कब बनेगा? उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया में। अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया में यानी इरिवर्सिबल में रिएक्शन में क्या होता था? प्रतिकारक की मात्रा घटती थी, प्रतिफल की मात्रा बढ़ती थी। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो है हमारा अगला टॉपिक
एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, भिन्न भिन्न प्रतिकारकों एवं प्रतिफलों के पदों में प्रतिक्रिया की दर को व्यक्त करना। भिन्न भिन्न प्रतिकारकों एवं प्रतिफलों के पदों में प्रतिक्रिया की दर को व्यक्त करना। जैसे मान लो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका जब डिकम्पोजिशन होगा तो PCl3, ये एग्जाम्पल हमने कल लिया था। यहाँ पर जैसे देखो ये कितना है, इसका स्टैचियोमेट्रिक गुणांक, स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, यानी ये 1 मोल है। ये भी क्या है 1 मोल और ये भी है 1 मोल। तो यहाँ पर कोई अंतर, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये रिएक्टेंट है, माइनस लगा दोगे और ये क्या हो जाएगा PCl5 बटा में dt। ये प्रतिफल है, प्रतिफल के लिए प्लस, प्रतिफल के लिए PCl3 बटा में dt। एक्चुअली में ROR या R इंस्टेंटेनियस भी कह सकते हो, क्योंकि स्मॉल d है यहाँ पर। अब यहाँ क्या होगा, ये जो है हम R इंस्टेंटेनियस ही एक्चुअली में निकालते हैं, क्योंकि समय के किसी छोटे इंस्टेंटेनियस जो है समय के किसी छोटे इकाई के लिए हम निकालते हैं, इसलिए d स्मॉल d ही डेल्टा की जगह हम यूज करेंगे d का। अब यहाँ भी ये भी तो प्रोडक्ट है, ये भी पॉजिटिव ही होगा DCl2 बटा में dt। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ इसके लिए भी 1 और इसके लिए भी 1 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है इक्वल है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो अगर ये प्रतिक्रिया रहे ये देखिए एक 4NO2, ये देखिए यहाँ पर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रतिक्रिया के लिए 2N2O5 का जब विघटन होगा तो यहाँ पर ये जो है 4NO2 और ये O2। अब यहाँ देखिए ये कितना मोल है 2 मोल, ये कितना मोल है 4 मोल और ये है N मोल। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ROR जो है इस तरह से नहीं निकाला जा सकता है। ये सपोज कीजिए 3 दोस्त है, ध्यान दीजिएगा A, ये B और ये C, 3 दोस्त है A B C। तीनों दोस्त ने कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया और तय हुआ कि सभी लोग बराबर बराबर खर्च करेंगे। मान लीजिए ये तीनों USA अमेरिका के लिए प्लान बनाए और सभी ने क्या, मान लीजिए ये इन्होंने कितना ले लिया, ये 10 लाख रुपए ले लिए, 10 लाख 10 लाख, और ये ले लिया आपका 40 लाख और ये ले लिया 20 लाख। तो अब यहाँ पर ये जो है तय क्या हुआ था, खर्च करेंगे बराबर बराबर। यहाँ पर ध्यान देंगे कि खर्च करेंगे बराबर बराबर। ये 10 लाख लिया है, 40 लाख लिया है। अगर मान लीजिए कि किसी ने अगर 1 लाख खर्च किया तो सभी ने 1 लाख खर्च करेंगे, सब कोई 1 लाख खर्च करेगा। अगर कोई 2 लाख खर्च करेगा तो सारे लोग 2-2 लाख खर्च करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये 10 लाख लेके गया है तो ये 40 लाख लेके गया तो 40 लाख खर्च कर देगा। नहीं, जितना खर्च ये करेगा और ये करेगा उतना ही ये करेगा। उसी तरह से जितना खर्च ये करेगा उतना ही खर्च ये भी करेगा, उतना ही खर्च ये करेगा। चाहे इसके पॉकेट में 10 लाख हो या इसके पॉकेट में 40 लाख हो या इसके पॉकेट में, या इसको 2 लाख भी मान सकते हो, 4 लाख मान सकते हो, 1 लाख मान सकते हो। तब हम कैसे इसको बराबर करेंगे। अगर मान लीजिए ये 1 लाख है, ये 4 लाख, ये 2 लाख, तो ये तो खर्च कर देगा 1, लेकिन ये कितना खर्च करेगा ताकि इसके बराबर आ जाए 1/4, क्योंकि ये 4 गुना है ना, तो 1/4। ये कितना खर्च करेगा, ये है कितना 2 लाख लिया है, खर्च करना जितना ये खर्च करेगा उतना ही ये खर्च कितना करेगा 1/2। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये ले गया है 1 लाख, अगर ये 1 लाख खर्च कर गया तो ये भी ये 4 लाख खर्च करेगा। नहीं, ये खर्च करेगा
4 लाख का 1/4, 4 लाख का 1/4 कितना होता है जी? 1 लाख। 2 लाख का 1/2 कितना होता है? 1 लाख। यानी हम ऐसे प्रतिक्रियाओं में जिनमें स्टैचियोमेट्रिक, इफ इन एनी रिएक्शन स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर डिफरेंट फॉर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? वेरी सिंपल, ये जो है R इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लगा दोगे क्या? यहाँ पर -1/2, 2 है ना, ये 2 है तो 2 से भाग, और ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये आपका ये हो जाएगा dN2O5 बटा में dt। ये देखिए ये क्या है? ये है आपका, ये क्या है? प्रोडक्ट है, प्लस में जाएगा। और कितना प्लस में जाएगा? 1/4, और ये dNO2 बटा में कितना? dt। फिर ये देखिए ये तो एक ही है, इसलिए प्लस dO2 बटा में dt। ये बिल्कुल क्लियर है। अगर जिसमें स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हो तो कोई बात नहीं है, ROR जस्ट लाइक ऐसे निकाल दोगे। लेकिन जिसमें अगर स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या है? 1 है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? 1 से भाग, यहाँ 4 से भाग, यहाँ 2 से भाग। यानी हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि जो स्टैचियोमेट्रिक गुणांक होता है उसके व्युत्क्रम से भाग दे दो ROR में। यहाँ देखो स्टैचियोमेट्रिक गुणांक कितना है? 4, इसके रेसिप्रोकल ऑफ स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। 4 को 1/4, यहाँ 1 है 1, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3H2 एरो 2NH3। हम R एवरेज या रेट ऑफ रिएक्शन या R इंस्टेंटेनियस, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, दोनों के लिए माइनस लगेगा dN2 बटा में d2 dt। ये देखिए यहाँ स्टैचियोमेट्रिक गुणांक 3 है, क्या होगा? -1/3 dH2 बटा में, और ये प्रोडक्ट है, और यहाँ स्टैचियोमेट्रिक गुणांक कितना है? स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, और ये क्या है? प्रोडक्ट है, तो +1/2 dNH3 बटा में dt। अगर कोई जनरल रिएक्शन हम ले लेते हैं, जनरल रिएक्शन में जैसे मान लो कि A ये B का B अणु है, अगर ये C का C अणु है, और ये D का D अणु, यानी A की जो है आपका स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A है, B का B है, C का C है, और D का D है। तो हम रेट भी कहते हैं, याद रखिएगा, रेट कह सकते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों प्रोडक्ट है, तो इसके लिए क्या होगा? -1/A dA/dt। ये देखो ये भी रिएक्टेंट है, माइनस होगा 1/B dB बटा में dt। ये देखो ये क्या है? प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, प्लस होगा +1/C dC बटा में dt, और ये होगा, ये भी प्लस, ये भी प्रोडक्ट है, क्या होगा? ये हो जाएगा प्लस 1/D d/dt। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्टैचियोमेट्रिक गुणांक है वो भागा में, डिवाइड में आ रहा है। ये B है तो यहाँ भाग B से हो गया, ये C है C से हो गया, और ये D है D से हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आज के लिए इतना ही। किसी ने अगर इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से दे सकते हैं। पार्ट 1 वाला वीडियो भी देख सकते हैं, और ये पार्ट 2 आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हम फिर अगले वीडियो में आपसे कल मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।